हाय एवरीवन, हेलो, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली बहुत अच्छे होंगे सभी फ्रेंड्स को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आज आइए फ्रेंड्स, कहते हैं क्लास। और आज की क्लास भी कुछ अलग सी होगी फिलहाल के लिए। तो आप एक बात को ध्यान में रखिए कि मुझे एग्जाम टाइम में पढ़ाई करना और कराना दोनों बड़ा पसंद है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों की क्लास कर रही हूँ। आइए चलते हैं, जुड़ते हैं क्लास में। आज हम साइंस का 2022 का पेपर करेंगे। कल हमने 23 का किया था, आज हम 22 का सेम करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि साइंस के पूरे करवा के, मतलब एक सब्जेक्ट करवा के एक सब्जेक्ट में स्विच करें, तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी कि भाई हमारे एक सेक्शन तो क्लियर हुए हैं, बाकी और चीज़ें करवा रही हूँ। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और करते हैं बहुत ही शानदार सी एक अच्छी सी क्लास को, जहाँ पे हम 25 नंबर के पूरे पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सो कि मेरी आवाज़ क्लियर होगी और मैं तो आज आपको दिखाई भी दे रही हूँ विजिबल तरीके से। तो मेरा ये प्रयास है कि चीज़ें आपके लिए अच्छी हों, बेस्ट से बेस्ट हो। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस। वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स टू हियर। ये आपकी 2022 के पेपर का फुल सोल्यूशन है। पूरी एक ही वीडियो में पूरी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी और पूरा एंड तक देखिएगा। जहाँ पर जो प्रॉब्लम आपको लगेगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। आपको बस एक काम करना है, वो है टेलीग्राम को ज्वाइन। टेलीग्राम को आप कम से कम कुछ नहीं तो भाई एक मंथ के लिए ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि 1 मंथ में आपको कई सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर होंगी। आज भी मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया है, कल भी मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया है, क्वेश्चंस दिया है, आपके फॉर्मुलेस दिए हैं, पिक्चर के फॉर्म में दिया है, सो मेनी थिंग्स मैंने वहाँ पे शेयर किए हैं। तो एक महीने तो लगातार बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, रिवीजन के तौर पर मिलेंगी। आप वहाँ पे पीडीएफ भी, बहुत सारे डेली क्लासेस के जो पीडीएफ होते हैं वो वहाँ पर मिलते हैं। तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। नाम शालिनी क्लासेस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, हर जगह आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जुड़ने में आसानी हो। और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है, इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। मतलब तो मैं आपके वेज हैं कि आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, चीज़ों को पूछ सकते हैं। चलिए, ये रही बात की बात, हमने डिस्कस कर लिया। हम यहाँ पे साइंस का पेपर करेंगे। 25 नंबर का यह पेपर होता है। डिटेल आपको पता है, सारी चीजें आपको ए टू जेड पता है। अब आप बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले शुरुआत कराते हैं, मुलाकात आपकी होगी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। कल की ही क्लास में मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमेशा जब भी पढ़ाई करिए तो एसआई यूनिट्स को ध्यान में रखिए। एसआई यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट है और यूनिट्स पूछी जा रही हैं। और आपने 22 के पेपर में देखा, 23 में कल के पेपर में था, आज 22 में है। कह रहा है एम के एस पद्धति। एम के एस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एम फॉर मीटर होता है, ठीक है। के फॉर किलोग्राम होता है। नहीं पता है तो जानिए किस बेसिस पे क्या है। और एस फॉर सेकेंड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होता है? कैलोरी होता है, जूल होता है, न्यूटन होता है और मिलीग्राम होता है। बताइए। एमकेएस पद्धति के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो एनर्जी का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ध्यान में रखना, क्या होता है? जूल होता है। तो आपका ये क्वेश्चन का ऑप्शन पहले का बी, जिनका भी है उनका टोटली करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाते हैं। इसी के साथ, नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? नासा क्या है? एक रिसर्च सेंटर है। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। तो आंध्र प्रदेश, बैंगलोर, यूरोपीय संघ, वाशिंगटन डीसी। 2022 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और ये भी एक पीएनपी का, भाई पीएनपी ने इससे दोस्ती कर ली है मल्टीपल टाइम। और ये आपके साइंस में, इवन आपके सोशल साइंस में भी आपको हेल्प करेगा। सोशल साइंस में बहुत और सारे टॉपिक मिलेंगे। तो मुख्यालय कहाँ पर है? तो हम सभी जानते हैं वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ये बात ध्यान रखना। और 29 जुलाई को उसका गठन हुआ। तो हो सकता है इस बार आपके गठन की डेट पूछ ले, और जो गठन की डेट है वो 1958 है। क्या है? 1958, 29 जुलाई। तो ये पूछा जाता है। हो सकता है कि इस बार नासा के मुख्यालय की जगह इसरो का पूछ ले। क्या पूछ ले? इसरो का, जो कि भारतीय अंतरिक्ष मतलब इंडिया का रिसर्च सेंटर है। ये अमेरिका का है, हाँ, इसरो हमारे भारतीय का है जो बेंगलुरु में है। तो थोड़ा सा कम्युनिकेट करके चलो कि अगर इस तरीके का ना बनेगा तो हो सकता है वो वाला बन जाए। तो आपके लिए ध्यान रहे, मतलब करने का यही मोटो होता है कि उससे संबंधित जो दूसरा वाला क्वेश्चन होगा वो हम तुरंत कर लेते हैं। नेक्स्ट आइए, इसी के साथ चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी में कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश में कहते हैं। ये 22 का ही प्रश्न है। निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस यानी कि आपकी क्या होती है? नोबल गैस। क्या होती है? नोबल गैस। नोबल गैस क्या होती है पता है? 18वें उसमें एलिमेंट, उसमें लास्ट के सेक्शन में आपकी इसमें ये चीजें होती हैं टेबल में, ठीक है। एक बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो क्या होता है? तो 2 6 होता है, 2 7 होता है, 2 8 होता है, 28 और 2 होता है। तो पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक गैस के मतलब निष्क्रिय गैस के। इनर्ट गैस, नोबल गैस, ये जो गैसें होती है नोबल गैस, ये ऐसी गैस होती है कि इनका, जैसे हीलियम है तो हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है। नोबल गैस का जो आउटर मोस्ट सेल होता है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या फुल होती है।
जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं सेल्स में, उनकी जो बाहरी इलेक्ट्रॉन की सेल्स होती है वो पूरी फिलअप होती है, पूरी फुल होती है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे 2 और 8 यहाँ पे फिल होता है। आपका सही ऑप्शन है तो आपका हीलियम है, आपका नियॉन है, आपका हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन करके ऐसे होता है। ठीक है, तो नोबल गैस को ध्यान रखना कि इनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे फुल फिल होते हैं, पूरी आउटर मोस्ट सेल जो होती है इनकी वो फिल होती है, पूरी टोटली फिलअप होती है। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब पीरियोडिक टेबल से इस तरह के क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और कहाँ पर कौन से एलिमेंट में किसमें क्या होते हैं, तो थोड़ा हो सकता है कि पीरियोडिक टेबल का भी मैं आपको फिगर आज भेज दूंगी टेलीग्राम पर, तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पढ़ के जाइएगा। और पीरियोडिक टेबल के जो छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं, वन शॉट्स होते हैं, वो मैं कल के क्लास में करवा दूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि भाई क्वेश्चन बन जाएगा, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, जो हेमेस्फीयर वाला टॉपिक है, गोलार्ध वाला, उस टॉपिक से प्रश्न भर भर के आएगा। प्रश्न तो बनेंगे, क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना। पेपर्स के रिपीट होते हैं, वो भी आपकी हेल्प करेगा। अगर नहीं भी रिपीट होते तो कुछ इसमें नए तो जरूर ऐड किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट आते हैं जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन नहीं होता यार, वाइटामिन होता है। मैं भी गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। वाटर में सॉल्युबल वाइटामिन कौन कौन से? फैट सॉल्युबल कल बताया था, फैट सॉल्युबल तो कल ही बताया था। ADEAK बताया था कि नहीं बताया था? ए बताया था, ADEA मतलब के, ठीक है बताया था। अब यहाँ पे तो सब मिल रहा है, कौन सा एक है जो भाई वाटर में सॉल्युबल है, पानी के साथ डिसॉल्व हो रही, तो विटामिन सी है। विटामिन सी का केमिकल फॉर्मूला पता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी के जो केमिकल्स नेम होते हैं वो पता होता है। एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो विटामिन सी है, यहाँ पे पता होना चाहिए। 5 क्वेश्चंस हैं, इनके जो मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं इन क्वेश्चंस को भी देखिए। तो विटामिन के का क्या होता है, ए किसमें मिलता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या चीजें हो, डिफिशियंसी, कम्युनिकेबल डिजीज, कष्ट प्रश्न बनेंगे इनसे। मैं करवाऊंगी, करवा रही हूँ भी, 1 महीने का समय है, कोई दिक्कत नहीं। भी डेट नहीं, जब तक डेट नहीं रिलीज है तब तक हम कुछ कह तो नहीं सकते, बट ये कि ये सारे सेक्शन अगर आ जाते हैं तो थोड़ा सा प्रिपेयर करके चलिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फर्स्ट पे आइए। पांचवा क्या कह रहा है? 22 का प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता। तंत्रिका कोशिका की, सेल्स की, ठीक है, आपको बतानी है। तो ये इनकी क्वालिटी क्या, ये पुनः निर्मित नहीं होती, ये केंद्रक में नहीं होती, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, इनका आकार निश्चित होता है, ये गलत है। और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये पुनः निर्मित नहीं होती। ध्यान से इसको चलिएगा, ये पुनः निर्मित नहीं है। तंत्रिका कोशिका की बात करें तो ये पुनः से रिफॉर्म नहीं होती, नहीं दोबारा रीजनरेट नहीं होती। ठीक है, तो 5 आउट ऑफ 5 मिला। हैव यू गेन 5 आउट ऑफ 5? फ्रेंड्स 5 में से 5 मिले। आप मेरे जितने फ्रेंड्स क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं, आप एग्जाम में लेट ना होइए। मैं वैसे भी आपकी क्लासेस कर रही हूँ, और भी जो क्लासेस होंगी, आज एक थोड़ा सा फेस्टिवल है और मैं अपने होम टाउन पे थोड़ा बिजी हूँ, हो जाती हैं चीज़ें, नहीं हो पाती, बट तब भी मैं अपने समय पर जो निर्धारित समय क्लास कर रही हूँ और आपको बीच में ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ। 1 महीने का समय है, बेस्ट है, पेपर पढ़ा रही हूँ। एटलीस्ट कोशिश ये करिए कि जो पेपर पढ़ रहा है उसको एक बार पढ़ना पड़े, बार बार ना पढ़ना पड़े, ठीक है, तो आपके लिए सॉल्वेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, इसी के साथ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अतिलघुत्री की। मैं अतिलघुत्री के साथ प्रश्नों को भी उत्तर लेकर आई हूँ, साथ में इसलिए ये है कि थोड़ा सा इजी होगा करने के लिए, और मैं फिर यही पीडीएफ तुरंत आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो मुझे दुगनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास 2 हैंड और हम अकेले हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी वही शॉर्ट्स की। वही शॉर्ट्स में क्या है, तो तंत्र का ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, सॉरी, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? आपसे बातें करने के चक्कर में मैंने भी गलत पढ़ लिया। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा की इंग्लिश जो होती है मैकेनिकल होती है। क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी। क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है ना। कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। गतिक ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हम स्थिर ऊर्जा। आइए देखते हैं मतलब क्या चीजें हैं। तो ये ध्यान रखना कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए, आपको पता है कि ऐसे ही प्रश्न आपके पूछते हैं या उठाए जाते हैं, तो 2 होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब यांत्रिक ऊर्जा के बारे में कुछ चीज आ रहा था, कितने प्रकार की, तो ये पूछा गया था। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं ये जान लो। तो यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति और स्थिति से जुड़ी होती है, कि जो स्थिति, उसकी पोजीशन क्या है और उसमें क्या मोशन हो रहा है। तो मोशन होगा तो काइनेटिक में जाएगा, पोजीशन बनी रहेगी तो वो आपकी पोटेंशियल है। तो इस तरीके से ये चीजें। फिलहाल आपसे जो पूछा गया था कि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है।
तो गाड़ी चलती गाड़ी में काइनेटिक एनर्जी के रूप में यांत्रिक एनर्जी होती है। जब गाड़ी मूव करती है, रन करती है, चलती है, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। और एक जो कंप्रेस स्प्रिंग होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो छोटा सा एग्जांपल है, ये फिजिक्स के सेक्शन का सवाल है। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपसे कितने प्रकार होते हैं, फिर पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फिर पूछ ले पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल बताइए, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल बताइए, तो चीजें एक रिलेटेबल तरीके से चेंज करके पूछी जाएगी। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखो कि भाई ऊर्जा से प्रश्न आ रहे हैं, सौर ऊर्जा से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, ज्वार भाटा के प्रश्न आ रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, विंडमिल के प्रश्न आ रहे हैं, सोलर कुकर के प्रश्न आ रहे हैं। सोशल साइंस और साइंस थोड़ा मिक्स सा है, तो प्रश्न बनेगा। तो थोड़ा सा बी अवेयर रहिए कि चीजें पूछी। और जो मापनी वाले यंत्र होते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार रख लीजिए, तो वो भी आपके लिए हेल्प करेगा। तो चीजें पूछी जा रही है, इसलिए बताया जा रहा है आपको कि ये चीजें आ सकती हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया 1 नंबर का ये प्रश्न है, क्योंकि मैंने एक बहुत ही सिंपल तरीके से करा दिया। आपका 25 नंबर का पेपर होगा। ध्यान रखना कि समय को वेस्ट मत करो, और बहुमूल्य चीज को पढ़ो जो आपको काम में आ जाए। नेक्स्ट आते हैं, इसी के साथ चलते हैं, सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम। सौरमंडल सोलर सिस्टम होता है, उसके जो 8 प्लैनेट्स होते हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। तो पहला है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ठीक है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, और वरुण है। टोटल 8 होते हैं। आप एक क्रम में, ये तो मैंने ऐसा नॉर्मली लिख दिया, आप जो लिखना है तो एरो बना देना, ठीक है, एक मतलब ऐसे बीच में थोड़ा सा अच्छा बना देना। इस तरीके से आप लिख देना तो होगा। या तो आप इस तरीके से थोड़ा कॉपी को इंटरेक्टिव मतलब सही लिखो, सजाओ नहीं बहुत कि ऑरेंज कलर, नीला कलर, पीला कलर का, नहीं, कुछ नहीं करो यार, सिंपल लिखो। तो कुछ ऐसे फॉर्म में लगेगी। या तो आप ऐसे बना के ऐसे बनाना, एक बॉक्स बना देना ऐसा, या तो ऐसा लिख देना बुद्ध लिखना, ठीक है, फिर ऐसे एरो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देना, तो वो चीज थोड़ा अच्छा लगेगा, कॉपी भी भर जाएगी, काम भी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सौरमंडल के ग्रहों के नाम बताइए, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति मंगल, ऐसा करके पूरा लिख देना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, आपसे पूछा जा रहा है भाई। न्यूट्रॉन की खोज तो प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की भी खोज लिख लीजिएगा। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, 1932 के टाइम पर की थी। तो ये पता होना चाहिए। एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल आ रही है, तो केमिस्ट्री की चीजों को दिमाग में लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। नेक्स्ट आइए, जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं दो रोगों का नाम, बैक्टीरिया से होने वाले किन्हीं दो रोगों का नाम बताना है। तो बैक्टीरिया से, वायरस से, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अलग अलग चीजों से प्रश्न पूछ सकता है। तो थोड़ा सा इन चीजों को प्रिपेयर करना और क्या ये किस तरीके से आ सकती हैं। पेपर भले ही छोटा होगा, लेकिन भाई सब पास तो करना है, निकालना तो है ही, करना तो है ही है। तो अच्छे से करो कि गलतियां मतलब ना हो जाए। यहाँ पे क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले किन्हीं दो रोगों के आपको नाम बताने हैं। तो ये कह सकते हैं कि आप टाइफाइड लिख दो, 6 रोग लिख दो। क्या लिख दो, आप टाइफाइड एक बताना चाहो तो बता दो, 6 रोग भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको और भी तो भी याद है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोई दो अंतर बताइए। वनस्पति कोशिका, प्लांट सेल, ठीक है, क्या है, वनस्पति कोशिका का मतलब है प्लांट सेल की बात कह रहा है। प्राणी कोशिका का मतलब क्या कह रहा है, ह्यूमन सेल, ठीक है, ह्यूमन की सेल, जो हमारी आपकी सेल है। तो कोशिका भित्ति, ध्यान रखना इनके जो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर सबसे पहले सेल वॉल का होता है। सेल वॉल क्या होती है कि प्लांट सेल में सेल वॉल यहाँ पे होती है, लेकिन हमारे बॉडी में कोई सेल वॉल नहीं होती। तो यहाँ पे है वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति होती है प्लांट सेल में, कोशिका सेल, सेल की कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है सेल को। लेकिन हम मनुष्यों में हमारी जो ह्यूमंस की सेल्स होती है, जो टिश्यू से बनती है, उसमें कोई कोशिका नहीं होती। तो ये बहुत ही अच्छा सा डिफरेंस है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपेरिजन पूछा जाता है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे प्लांट सेल का कंपेरिजन ह्यूमन बींग से किया गया है। तो थोड़ा सा सोचो इसलिए कि क्वेश्चन है वही, लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का होता है, जो वनस्पति कोशिका होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है, इसलिए वो ग्रीन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन प्राणी कोई कोशिका में कोई भी कोशिका नहीं होती इसमें ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता इसमें जी। तो आपको अंतर पूछा था कोई दो, तो आपने यहाँ पर दो लिख दिया है। आगे बढ़िए, हम आगे चलते हैं इसी के साथ। समस्थानिक किसे कहते हैं, ये ध्यान रखो, अच्छा प्रश्न है फिलहाल के लिए। समस्थान आइसोटोप्स कहा जाता है इनको, इंग्लिश की लैंग्वेज में बात करें तो आपको आइसोटोप्स कहते हैं।
तो समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, एक ही एलिमेंट के जो परमाणु होते हैं, एक परमाणु है, उसमें जो तत्व होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु की जो एटॉमिक नंबर होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन उनके जो मास होते हैं वो अलग होते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उसका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, तो वो क्या होगा, वो समस्थानिक होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, ये फिक्स्ड है, मैंने अपने आप से नहीं लिया, ये चेंज भी नहीं होता, कुछ कुछ ही है, 3 4 5 है, 10 15 करोड़ में ही है। तो यहाँ पे है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H1H H2H 3H। जैसे जो 1H होता है उसको प्रोटियम कहा जाता है, जिसमें एक हाइड्रोजन की बात यहाँ पे वो प्रोटियम, जिसमें 2 है तो ड्यूटेरियम कहा जाता है, जिसमें 3 उसको ट्राइशियम कहा जाता है। आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने के लिए कहा गया, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल मतलब आपको लिखा। आपको ध्यान रखना है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको एग्जाम्पल मैथ और साइंस दोनों में लिखने हैं, एंड इवन ये कह सकते हैं कि आपको फिगर्स को भी वहां पे ऐड करना होगा ताकि चीजें आपकी सॉल्व हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई? गॉट इट ईच एंड एवरीवन? कोई प्रॉब्लम? उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे एक कम्युनिकेशन की चीजें मैं आपसे बताऊं तो आप प्रॉपरली क्लास करने आ रहे हैं, आप क्लास करिए, हम आपको चीजें समझा रहे हैं, आपको पेपर में है करा रहे हैं। बाकी आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में चीजें ड्रॉप करिएगा, मैम ये चीज पढ़नी करनी है तो वो हम करवाएंगे। बाकी आप मुझे बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, काफी ऑप्शन मैंने दे रखे हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि आप इनको पढ़िए। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर बनेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई होप सो नहीं होगी। बेस्ट से बेस्ट करवाने की कोशिश हो रही है कि एट द एंड, और इस बार मैं एग्जाम में आपका साथ दूंगी, इस बार नहीं दे पाई थी, एक रीजन बस था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अभी मैं प्रॉपरली क्लास ले रही हूँ तो ये चीजें सही से रफ्तार में चलती चलेंगी। बस ये है कि अपना हाथ नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं एक हाथ ताली नहीं बजाती हूँ और फिर मजा नहीं आएगा ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई होप सो नहीं होगी। समय पर आइए, क्लासेस करिए, मस्त रहेगा, अच्छी हो जाएगी चीजें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। ये अब बारी है हमारे 2 नंबर के प्रश्नों की। किसकी बारी है? हमारे 2 नंबर के प्रश्नों की हमारी यहाँ पे बारी है, जिन्हें हमें यहाँ पे कहना है। अब ये किस तरीके से और क्या है, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, आपको ध्यान में रखना है, एनर्जी कंजर्वेशन का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण नियम ये बताता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है, ना तो फॉर्म होती, ना ही डिस्ट्रॉय, वो सिर्फ उनके आकार में ट्रांसफर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन ना ही इन्हें क्रिएट कर सकते हो, ना ही इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे है ऊर्जा संरक्षण का नियम, रूल हमें ये बताता है, या प्रिंसिपल या सिद्धांत हमें कहता है, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, बनाया जा सकता है, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं, और यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है। मतलब ये एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कहेंगे, फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में चेंज होगी, ट्रांसफर होगी, लेकिन कभी डिस्ट्रॉय या बनेगी नहीं। नेक्स्ट आइए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सॉरी 13वां प्रश्न है, ज्वालामुखी क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपके बायो का सेक्शन का 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखना। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह के नीचे, पृथ्वी के जो लेयर्स होते हैं, अंडर में लेयर में जो है, पिघली हुई जो चट्टान होती है, जो रॉक्स पिघल रही है, मेल्ट हो रही है, चट्टान के कुंड से निकलने वाली जो गैस होती है, जो ब्लास्ट होता है, तो आपने देखा होगा वॉल्केनो कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, यहाँ पे इरप्शन होता है, तो ये ऐसे लावा इसका निकलता है, खाने वाला लावा नहीं होता, लेट पहुंच जाओ खाने के लिए। तो यहाँ पे गैस है, राख है, पिघली हुई चट्टान का प्रभाव वहां पे देखने को मिलता है। ज्वालामुखी के उसे बहुत ही भारी नुकसान होता है। ज्वालामुखी के प्रकार की अगर बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय होता है, एक निष्क्रिय होता है और एक विलुप्त होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो कि भाई इनके ये सेक्शन, ये नाम, ये चीजें पता। 2 नंबर का प्रश्न है, ये 2 नंबर के बड़े बड़े प्रश्न है। और एक बात ध्यान रखें, जैसे ज्वालामुखी का आया, अब आप सोच रहे होगे कि मैम इसने ज्वालामुखी के चित्र बनाने को दिया नहीं है, तो मैंने जब समझाने के लिए बनाया तो आपको भी कॉपी बनाने में क्या हर्ज जाता है। आप इस तरीके से कॉपी ही लिखिए कि एग्जामिनर आपको मतलब किसी वो काट ही ना पाए आपके नंबर, आपको उनको देना ही देना होगा कि नहीं, हमें नंबर देना है, हमें चीजें करनी है। ठीक है, अब इतनी चीजें मैंने आपको बता दी है, अब आगे बढ़ जाते हैं, इसी के साथ कुछ और चीज को ध्यान में रखते हैं। इनके बारे में है कि भाई प्रभाव कैसे पड़ता है, उसने पूछा था कि ज्वालामुखी का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से मानव के जीवन पर, हमारे पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो प्रॉब्लम्स होती है, लोगों की मौत होती है, बुनियादी ढांचों का बहुत नुकसान होता है, ऐसे तो है नहीं, जहाँ पर होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है।
आगे बढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट में जहरीली गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, इन्वायरमेंट गंदा होता है, पोल्यूटेड होता है, जानवर मरते हैं, पेड़ पौधे सूखते हैं, बहुत कुछ होता है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय जो चेंज होते हैं उनको आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन चेंज जो होते हैं, जो उत्क्रमणीय चेंज होते हैं वो वैसे चेंज होते हैं जिनमें बदलाव को उलट दिया जाता है। जो चेंज होता है फिर वो रिवर्सिबल हो जाता है, जैसे था वैसे का वैसे हूबहू फिर हो जाता है। ठीक है, जैसे पानी का बर्फ में बदलना, फिर बर्फ जम जाएगी, फिर पानी, बर्फ से फिर पानी, पानी से बर्फ, पानी बर्फ, बर्फ पानी, पानी बर्फ, बर्फ पानी, बर्फ पानी में गेम भी होता है ना, बहुत खेलते थे हम लोग, बहुत सारे गेम खेलते थे, बड़े हो गए, पता नहीं क्यों ही बड़े हो गए, क्यों फ्रेंड, सही कह रही हो ना। तो मतलब बर्फ पानी बनता है। बाकी मोम, मोम आप देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कागज, कागज मोड़ दो, जहाज बनाते थे हम लोग, बहुत कुछ करते थे, फिर वैसा सीधा कर दो तो सीधा हो जाता है। तो ये कैसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल उसी फॉर्म में, मतलब उसी आकार उसी शेप में फिर आ सकते हैं, या उनको हम फिर ला सकते हैं। अनकम्युनिटी इनका एकदम विपरीत हो रहा है, जिनको हम चेंज नहीं कर, जैसे थे वैसे अगर एक बार हो गए तो हो गए। तो अनकम्युनिटी परिवर्तन वे पर जिनको बदलाव में उलट हम नहीं सकते, तो दूध से दही बने तो दही से दूध नहीं बना सकते भाई, हम तो नहीं बना सकते। ठीक है, और ठंड में तो वैसे भी दही नहीं जमती। चीनी का जलना, चीनी बर्न हो गई तो वो फिर मेल्ट हो जाएगी, इस तरीके से फिर वो नहीं होनी, फिर वो मेल्ट होना, फिर वो चीनी के फॉर्म में नहीं आएगा, वो दूसरे तरीके से हो जाता है। लकड़ी के जलने के बाद राख हो जाती है, कोयला हो जाता है, धुएं में बदल जाती है, तो क्या बदल सकते हो, क्या नहीं बदल सकते। टायर का घिसना, टायर घिस जाता तो दोबारा नहीं बनता, गुब्बारा फूट गया तो फूट गया। तो ये सारे जो चेंजेस हैं इनको ध्यान रखना। ये फिजिक्स का सवाल है, किसका सवाल है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के मिक्स है फिलहाल। तो ये ध्यान रखो कि ऐसे चीजों को प्रश्न अगर आ रहे हैं तो आपको ये परिवर्तन चेंजेस पढ़ने होंगे। अच्छा प्रश्न है, 22 का पेपर है लेकिन बढ़िया पेपर बना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 15वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि अम्ल वर्षा यानी कि जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन किन दो ऑक्साइड के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करके बनती है, और एसिड रेन से मछली पर, मिट्टी पर, पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एसिड रेन बहुत हानिकारक होती है, ठीक है, जो बारिश ही जहर की होती है, पॉइजन की बारिश कहा जाता है। तो अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण में मौजूद कुछ गैस वाटर वेपर के फॉर्म में, जो ठीक है, जल वाष्प का मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन का निर्माण करती है। ठीक है, कौन, तो वाटर वेपर, जल वाष्प जो है वो जो एटमॉस्फेयर में गैस होती है उसके साथ रिएक्ट करके वो बनाती है। मुख्यतः कह सकते हैं SO2, सिल्वर डाइऑक्साइड, ये थोड़ा सा नाम याद रखना। इसका मल्टीपल चॉइस भी बन सकता है, आपको टिक करने के लिए आसानी से मिल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन N2O के साथ इन दोनों का गैस के कारण एसिड रेन थी, SO2 और NO2, NO2, SO2 और NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों की प्रेजेंस के कारण, मतलब इन दोनों के मेन रीजन के कारण जो एसिड रेन होती है। और कह सकते हैं यह गैस वायुमंडल में जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का फॉर्मेशन करती है और HNO3 बनाती है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है, तो ये जाके रिएक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से काफी हानिकारक होता है एनवायरमेंट के लिए, लोगों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, हर चीज के लिए बहुत ही हानिकारक है। तब जैसे पूछा था कि मछली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कहते हैं कि एसिड रेन से जल का जो पीएच मान होता है वो घट जाता है, जो पीएच मान की वैल्यू होती है वाटर की वो डिक्रीज हो जाती है, फॉल हो जाती है। और पानी में उपस्थित जितने भी जलीय जो होते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम, वातावरण खराब हो जाएगा सबसे पहले, तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया, वो मरना, डाई होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपको पानी ना मिले चलेगा, 1 घंटे पानी नहीं पाओगे तब भी आप जीवित, लेकिन सांस आप 5 मिनट नहीं रोक सकते हो। तो यहाँ पे मछली के ऊपर है कि वाटर वेव एसिड रेन जब होती है तो समुद्रों, नदी नालों, झरना हर जगह गिरती है, तो उससे प्रॉब्लम होती है क्योंकि इन्वायरमेंट उनका तुरंत खराब हो जाता है, फिर वो सांस नहीं ले पाता, और इतनी उन्हें क्षमता नहीं होती कि वो बाहर आ पाए, बाहर वैसे भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट आइए, दूसरा है मृदा स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव क्या पड़ता है, जो मिड सॉइल्स होती है इन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो एसिड रेन मिट्टी की जो एसिडिटी होती है उनको बढ़ा देती है, मिट्टी में भी सारे एलिमेंट छोटे छोटे, मतलब अमाउंट के कंपोजिशन में पाए जाते हैं। तो जब उसमें वो चीजें बल्क में कोई चीज अति आवश्यक हो जाएगी तो रिएक्ट तो करेगी ना, अब खाना इतना खाओगे तो फिर क्या होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो हिल जाएगा। तो यहाँ पे है मिट्टी में अम्लता को बढ़ा देती है, और मिट्टी में मौजूद खनिज और पोषक तत्व को न, जो उसमें अच्छे चीजें होती है वो उसमें उसको खराब कर देती है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है, जो पौधों के लिए आवश्यक तो थे लेकिन अब खराब हो चुके हैं। और इससे मिट्टी का स्वास्थ्य, जो मिट्टी की प्योरिटी, मिट्टी का जो एक बैलेंस नमूना होता है, मिट्टी को लैब टेस्ट कराया जाता है। कोई अगर वहां पे जैसे सपोज करो कि आपकी मिट्टी लैंड है, वहां पे आपको खेती करनी है सागौन की, या मतलब कुछ प्लांट लगाना है,
अमरूद का, आंवले का, जिसका भी आप करना चाहो। तो आप देखोगे कि उसकी आप वहाँ पे फसल पैसा लगाने से पहले आप उसको कोशिश करोगे कि लैब टेस्ट करा लो, तो पता चल जाएगा कि आयरन की कमी, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम किस चीज़ की मिट्टी में कमी है। तो वो जाँच में निकल जाता है। तो आप उसको वहाँ पे उतनी मतलब इनपुट करा के उसको जो करते हो बेस्ट कि वो चीज़ उतनी हो जाए। तो मतलब मेरा बताना क्या है कि मिट्टी में जब ये चीज़ें होती हैं तो कैसे नेगेटिव इफ़ेक्ट देती हैं। तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो प्रॉब्लम्स आती है। अब प्लांट लगा हुआ है वहां पर और एसी ड्रेन हो रही है, तो वो तो फसल खराब हो जाएगी ना। नेक्स्ट यहाँ पे है पौधों पे क्या होता है, एसी ड्रेन होने से जो पौधे की जड़ होती, पत्तियां होती, फूल नुकसान हो जाता है और वो सब जल जाते हैं। पत्तियां सूख जाती है, प्लांट को जल ही जड़ ही नहीं रहेगी तो फिर प्लांट क्या रहेगा, कैसे लटका रहेगा, क्या ऐसे ऐसे नहीं ना। तो वही सेम चीज है। अच्छा है, आराम से लिख सकते हैं, ऐसा टफ नहीं है। पेपर इजी है, समझ में आ रही है बातें, सिंपल है। 16 आइए। 16 आपका 2 नंबर का प्रश्न है। आप सोच रहे हो कि मैम इतना बड़ा, मैम इतना बड़ा, तो मैम इतना छोटा दिखा देती तो आप बोलते मैम इतना छोटा कैसे लिखेंगे, और बड़ा दिखा देते हो आप लोग ये कंप्लेन करते हो। मैं दिखा रही हूँ, जिसको जो लाइन काट पीट के अपनी कॉपी में लिखनी है वो लिख लेना। याद तो आप मेरे को करोगे, उस दिन बात को ध्यान, प्रॉमिस है कि आप याद तो करोगे, क्योंकि आंसर बहुत फर्क है बहुत सारी चीजों में। समझने की बात है कि किन गहराइयों से आप उस चीज को समझते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इसको समझ रहे हैं। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंकाल तंत्र के कार्य लिखने हैं, कंकाल तंत्र के स्केलेटन सिस्टम का वर्क लिखना है पूरा सब कुछ, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैसे है। तो कह रहा है कि कंकाल तंत्र शरीर को एक निश्चित रूप देता है, आकार देता है। स्केलेटन सिस्टम में बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, बॉडी को क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश में लगा रहता है कि स्ट्रक्चर देता है। तो यह शरीर के विभिन्न अंगों को सहारा देता है, जितने भी छोटे छोटे यहाँ पे गुर्दा, किडनी, जो भी लीवर सीवर सब कुछ होता है, तो इनको सपोर्ट देता है और सही उनकी स्थिति में बनाए रखने की कोशिश करता है। कंकाल तंत्र शरीर के कोमल और महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, फेफड़ा है, इनको बाहरी चोट से सुरक्षा प्रदान करता है कि इनको चोट ना लगे। इनको इतनी सारी लेयर में कवर करके रखता है कि उन तक कोई घातक हमला बिल्कुल ना हो पाए। कंकाल तंत्र और मांसपेशियां मिलकर शरीर की गति के सहायक होती हैं। जो कंकाल तंत्र होता है, जो मसल्स होती है, दोनों बॉडी के मूवमेंट के लिए, बॉडी ऐसे आसानी से नहीं मूव करती। अगर वो चाहते हो कि फ्रीली और अच्छे से मूव करे, तो उसके लिए उन दोनों की बड़ी हेल्प होती है। और कह सकते हैं कि हड्डियां एक रचना, जो हड्डियां बोन्स होती हैं, वो एक रचना प्रदान करती हैं, जिससे वो मांसपेशी का संकुचन बढ़िया होता है और वो प्रॉपर्ली बॉडी में मोशन होता है। तो जो कंकाल तंत्र बहुत सपोर्टिव होता है, उसी के बेस जैसे नींव होती है, घर बनता है तो एक नींव भरी जाती है, देख सब जानते होंगे। अगर नींव मजबूत नहीं होती तो घर हिलता डुलता है, ढहने की दिक्कत होती है, कि मिट्टी लैंडस्लाइड हो गई, कुछ भी हो, तो आपका पहले घर गिर जाएगा। तो कंकाल सिस्टम भी इसी तरीके से होता है कि जितना अच्छा वो चीज बॉडी में उसके ऊपर होती चीजें कवर होती जाएंगी, उतना अच्छा होता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ जाते हैं, इसी में वैसे हम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं और अच्छे से बोल रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे 17 है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। सॉइल इरोजन का प्रश्न आ गया। इसके कारण एवं रोकने का प्रकार बताइए। मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, हम मनुष्य उसको नहीं करते हैं, खाली नहीं इतने। ये एक खुद से नेचुरल प्रोसेस होता है जो होता है। तो मिट्टी का अपने स्थान से हटना, रिमूव होना, खिसकना, बह जाना, ये सब मृदा अपरदन में आता है। कहा जाता है कारण क्या है, तो रीजन पूछा जा रहा है। तो वर्षा के पानी के गिरने से मिट्टी का कटा, पानी देखो, पानी है, मिट्टी है, बारिश गिरेगी तो बूंद छप भी जाती है मिट्टी में, दूसरा बह जाती है। भारी वर्षा हो रही है, तूफान में पानी की बहुत बहाव होता है और जिससे मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो तब होती, कटती, कहते मिट्टी कट गई है। तो ये मृदा अपरदन के कारण है। बारिश, हाई तापमान में और सूखा मौसम जब आता है तो हवाएं तेज चलती है, तो मिट्टी का बहाव, जब कभी वो रेगिस्तान में सब बहुत होता है, आंधी आती है तो बाइक चलाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि धूल उड़ के आती है, धूल के पार्टिकल आंखों में लगते हैं। वैसे भी आप नॉर्मली बहुत स्पीड बाइक हो तब भी पार्टिकल उड़ के आपकी आंखों में आते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मतलब हाई टेम्परेचर है, मौसम खराब है, तो जब हवाएं आती हैं, आंधी आती है, तो मिट्टी भी बहाव है, कितना गंदा हो जाता है। ठीक है, आंधी आती है लेकिन समस्याएं सबके लिए लेके आती है, इसी तरीके से होता है। तो ये आपका कौन सा प्रश्न था, 17वां प्रश्न था। फ्रेंड्स देखिए, 18 प्रश्न आएगा आपके। 18 प्रश्न आधे घंटे का लगभग पेपर भी होता है, क्लास भी हमारी आधे घंटे की। मैं समय पर चीजें करवाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखिए अब बात करने का समय नहीं कि हम और आप मिलकर बातें करें। बात हम लोग साल भर 6 महीने बहुत करते हैं। अभी एग्जाम टाइम में सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये करो कि मैं पढ़ाती जा रही हूँ, आप पढ़ते जाओ, करते जाओ, बेस्ट से बेस्ट करो, यही ध्यान रखना। यहाँ पे एक फिगर आया है भाई, फिगर भी 2 नंबर का आया है। कह रहा है तंत्र का उत्तर, यानी कि नर्वस सिस्टम का आपको चित्र बनाना है।
और उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आप चित्र बना दो। ये बहुत अच्छा सा चित्र बना है। यहाँ पे कोशिका काय है, ये केंद्रक है, ये द्रुमिका है, ये तंत्रिका कक्ष है, काक्ष है, ये उसका अंतिम सिरा है। तो एक अच्छी सी इमेज है। फिलहाल मैं टेलीग्राम पे और भी सारी आपको शेयर कर दूंगी, आप इस तरीके से बनाने की प्रैक्टिस करिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको 2022 का पूरा पेपर करवाया और आपको डिस्कस करके इन चीजों को बताया कि किस तरीके से चीजें दी गई हैं। कैसी रही क्लास? उम्मीद है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने जब भी देखा, जो भी किया, जिस तरीके से किया, आप लोगों के लिए मैंने अच्छे से क्वेश्चंस को अरेंज किया, सारे आंसर्स लिखे। ये आंसर्स आपको भाई सीरीज, मेरे सीरीज के आंसर्स नहीं, किसी के भी कॉपी नहीं। आई एम नॉट अ गर्ल टू कॉपी एनी पर्सन। ठीक है, मुझे कॉपी करना पसंद नहीं है, पहली बात तो मेरे आंसर्स हैं ये। मैंने आपने जैसे भी चीजें हैं आप सीरीज से बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अब आप लोग को टेलीग्राम में प्रोवाइड हो जाएंगे। आप अपनी मेहनत से इनको सीखिए, पढ़िए, समझिए, करवाया जा रहा है। जो कोई भी प्रॉब्लम होगी इनको दूर किया जाएगा और हर डे कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया तो जरूर करवाया जाएगा। एग्जाम तक 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, इसको और पढ़िए। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है, साइंस का पेपर करवा रही हूँ, अभी थोड़ा लगातार साइंस करवा देती हूँ, 1-2 पेपर और भी बीच बीच में, ताकि आपको पेपर 50 नंबर के पहले करवाऊंगी, ये भी करवा रही हूँ। साइंस और सोशल साइंस, ताकि आपका 2 सब्जेक्ट मोटा मोटा पूरा अच्छे से हो जाए। ठीक है, इंग्लिश भी करवाना है, हो जाएगा, मैं अपने आप से सारा करवा ले जाऊंगी, टेंशन नहीं ले। पढ़ाया भी बहुत कुछ है, पुरानी प्लेलिस्ट को पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए। जिनका जो सब्जेक्ट नहीं तैयार, इंग्लिश है, मैथ है, कुछ भी है, उनको पढ़िए, जहाँ प्रॉब्लम है पूछिए। अच्छी कोशिश रहेगी कि आपको करवाया जाए। समय पर क्लास करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जो भी समस्या होगी बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास का फीडबैक मुझे जरूर दिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि हर दिन मैं कुछ नया कर रही हूँ, आपके लिए नई पीपीटी तैयार कर रही हूँ, नई तरीके से करने की कोशिश की जा रही है और खुद से हर चीज कर रही हूँ, मैं अकेले हर चीज कर रही हूँ। तो मैं चाहूंगी कि प्यार भी मुझे ढेर सारा और अकेले मिले। कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा कि मैम यहाँ समस्या है, ऐसा बता दीजिए, करा दीजिए, तो हम करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, नया कुछ डिस्कस करेंगे, नई चीजों को बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे भी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।